So we're going to do another important topic from general surgery, and that is venous thromboembolism. ये काफ़ी important condition है within the domain of surgery, and it is quite commonly a cause of death because it can lead to pulmonary embolization. ठीक है? What do we mean by venous thrombosis? Basically एक semi-solid coagulum बन जाता है within the venous system. और ये जो कोएगुलम है ना, इट कैन फॉर्म विद इन द सुपरफिशियल सिस्टम, यानी विद इन द सुपरफिशियल वेन्स, एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म विद इन द डीप वेन्स. जब वो सुपरफिशियल वेन्स में बनता है ना, दैट कंडीशन इज़ नोन एज सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. It's not associated with the same level of mortality that a DVT is associated with by a significant margin. The thing we are concerned with when we talk about venous thromboembolism is a DVT, because venous thrombosis of the deep veins can and quite often leads to pulmonary embolus, and that would lead to sudden death. Alright, so etiology में already आप general pathology में पढ़ चुके हैं वर्कोस ट्रायड, जिसमें basically 3 चीज़ें होती हैं, right? The endothelium, the blood and flow. कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रीडिस्पोज करते हैं टू दिस रिस्क? अगर किसी तरीके से एंडोथेलियल डैमेज हो, फ्लो एबनॉर्मल हो, प्राइमरीली स्टेसिस, और ब्लड कंपोनेंट्स भी एबनॉर्मल हो, यानी कोई प्रोकोएगुलेंट स्टेट हो किसी भी वजह से. ठीक है, बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना इज़ हॉस्पिटल एडमिशन, because for the treatment of some medical or surgical condition. That's actually very important. इसीलिए बहुत सारी admissions, बहुत सारी surgeries के वक्त आप patient को VTE का भी prophylaxis दिया जाता है. ठीक है, कुछ injuries हैं जो कि predispose करती हैं towards VTE, especially अगर कोई fracture हो ना, lower limb का हो या फिर pelvis का हो. ठीक है, females have a high risk because of pregnancy एक प्रोकोएगुलेंट स्टेट है. जो परपुरियम है ना, विच इज़ 6 weeks आफ्टर प्रेगनेंसी, उसमें भी प्रोकोएगुलेंट स्टेट परसिस्ट करती है, और मोबिलिटी भी, अगर फॉर एग्जांपल सी सेक्शन हुआ था, दैट इज़ ऑल्सो इम्पेयर्ड. सो प्रेगनेंसी एक रिस्क फैक्टर है, परपुरियम एक रिस्क फैक्टर है. एंड अगर फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल फॉर वट एवर रीज़न हाई डोज ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रही है, आइदर पोस्ट मेनोपॉजली या फिर एज सम फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. तो अपने हिस्ट्री में हमेशा फीमेल्स से प्रेगनेंसीज़ का पूछना होता है, एंड HRT और कॉन्ट्रासेप्टिव का भी पूछना होता है. ठीक है, इसके अलावा अगर किसी वजह से स्टेसिस हो, इंक्लूडिंग पोस्ट ऑप पीरियड में जब पेशेंट इमोबाइल होता है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में क्या होता है, वीनस पूलिंग होती है, हार्ट इज़ नॉट बीइंग अ गुड पंप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. सो अपने सिस्टेमिक मॉर्बिड्स के बारे में भी कोमॉर्बिड्स के बारे में भी इंक्वायर करना होता है व्हेन यू आर टेकिंग द हिस्ट्री. सो यहाँ पर एक टेबल भी है बेसिकली, एंड बिफोर दैट जस्ट टेक अ लुक एट दिस. ये पोस्ट थ्रोम्बोटिक लेग है, इसमें एक्जिमा भी है, पिगमेंटेशन भी है, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस भी है. इस टेबल में देखें रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ पेशेंट फैक्टर्स हैं, कुछ डिजीज़ एंड सर्जिकल फैक्टर्स हैं. पेशेंट फैक्टर्स में एज मैटर करती है, पेशेंट का वेट मैटर करता है, ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर, इमोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लॉन्ग फ्लाइट्स पर जो लोग होते हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए DVT which can lead to embolus. So immobility is a very important risk factor. फीमेल वाले को ब्लू में हाईलाइट किया है. अगर एक बार DVT हुआ है तो दूसरी बार DVT होने का रिस्क बढ़ जाता है. अगर पेशेंट को कोई थ्रोम्बोफीलिया है, कोई प्रोकोएगुलेंट स्टेट है, आइदर कंजेनिटल या एक्वायर्ड, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है. डिज़ीज़ रिलेटेड क्या है, ट्रॉमा के बाद क्वाइट कॉमनली DVTs डेवलप होते हैं, सर्जरी के बाद भी DVTs डेवलप होते हैं, स्पेशली इफ़ द ट्रॉमा इन्वॉल्व द लोअर लिम्ब or if the surgery involved the lower limb, the pelvis and the hip. Malignancy is a very important risk factor. Malignancy में भी प्रोकोएगुलेंट स्टेट होती है, स्पेशली अगर कोई पेल्विक malignancy है या फिर मेट्स हैं इन द पेल्विस और द एब्डोमेन. हार्ट फेलियर की वजह से स्टेसिस होता है. अगर रिसेंटली MI हुआ है तो सेम थिंग, सेम सिचुएशन. अगर लो लिम्स पैरालाइज्ड है तो अगेन इमोबिलिटी है.
ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी हो सकता है डीवीटी, बिकॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी प्रोकोएगुलेंट स्टेट होती है, बिकॉज एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन्स का लॉस हो जाता है इनटू दी बिकॉज ऑफ द थर्ड स्पेसिंग, लेकिन जो प्रोकोएगुलेंट है वो रिटेन रहते हैं। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अगेन अ प्रोकोएगुलेंट स्टेट। पॉलीसाइथीमिया भी प्रोकोएगुलेंट स्टेट है, बिकॉज हाइपरविस्कोसिटी होती है, ज़्यादा आरबीसी होते हैं, हीमाटोक्रिट बढ़ जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस में भी प्रोकोएगुलेंट स्टेट होती है, आईबीडी में भी ऐसा ही होता है, एंड बहुत सारी और कॉजेज़ भी हैं। अगर एक पेशेंट डीवीटी के साथ आ रहा है, कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है, एज ग्रुप ऐसा नहीं है, कोई मल्टी ग्रेविड फीमेल नहीं है, शी इज़ नॉट ऑन HRT, आपने उसकी बेसिकली आपने पूछा है कि कोई प्रोलॉन्ग पीरियड मोबिलिटी का तो नहीं था, एंड शी इज़ लाइक नो, आई एम अप एंड अबाउट ऑल द टाइम, कोई चोट नहीं लगी, कोई सर्जरी नहीं हुई, पेशेंट कोई मेलिग्नेंसी की हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी सिस्टमिक कोमॉर्बिड नहीं है, कोई हार्ट फेलियर MI जिसकी वजह से स्टेसिस होगा, देन यू हैव टू थिंक ऑफ थ्रोम्बोफिलियास, ठीक है, बिकॉज often and you also have to inquire about family history. अगर कोई और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है और पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री है डीवीटी की, देन इट इज़ लाइकली कि कोई इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया बैकग्राउंड में जिसकी वजह से डीवीटी हुई है। पैथोलॉजी को इतनी डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बेसिकली टेबल है थ्रोम्बोफिलियास का, कंजेनिटल और रिक्वायर्ड में डिवाइडेड है। कंजेनिटल में डेफिशिएंसी हो सकती है एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन C एंड प्रोटीन S की, ऑल 3 ऑफ दीज आर एंटीकोएगुलेंट्स। फैक्टर 5 लीडन जीन में कोई डिफेक्ट हो सकता है, अगेन इट इज़ एन एंटीकोएगुलेंट। अच्छा, अगर वो पूछेंगे सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है डीवीटी की, कि काफ जो होता है ना वो पेनफुल होता है और बहुत ऑब्वियसली स्वॉलन होता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, और मोस्टली यूनिलैटरल होता है 70% केसेस में, लेकिन 30% केसेस में इट कैन बी बायलैटरल। जब बायलैटरल पेनफुल एडीमा होता है दैन ऑब्वियसली आपको कुछ सिस्टमिक कंडीशंस को रूल आउट करना होता है, विच कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद एडीमा, जैसे कि हार्ट फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। जहन में रखना है कि क्लासिकली जो सिनेरियो होता है वो ये होता है यूनिलैटरल सडन ऑनसेट पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द काफ, बट यू मस्ट रिकॉल कि बायलैटरल होना मना नहीं है। ऑलराइट, in addition to the presentation, they would probably mention something which is suggestive of DVT. They might mention कि gravid of 6 पैरा 5 है, और they might mention कि 10 साल से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर है फॉलोइंग हर मेनोपॉज, और they might mention कि patient presented after a 10-hour flight, ठीक है, और they might mention कि female was basically on chemotherapy for some malignancy, and अब उसने present किया with this particular presentation of pain and swelling on the right calf, ठीक है। Alright, आगे वही बातें mention की हुई हैं। Unfortunately ना there are certain patients of DVT जिनके कोई specific signs and symptoms नहीं होते हैं, right, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली पल्मोनरी एम्बुलिस के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी पेशेंट डज़ नॉट हैव एनी साइंस एंड सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ डीवीटी, कोई ऑब्वियस पेन या स्वेलिंग नहीं है काफ में, एकदम से पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हुई है जो कि प्लूरेटिक है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन की क्या होती है कि इट इज़ रिलीव्ड ऑन लीनिंग फॉरवर्ड, होता कंटिन्यूस है, साथ में पेशेंट को खांसी है, खांसी के साथ ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, हेमोप्टिसिस, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सो पेशेंट ने डायरेक्टली प्रेजेंट किया है इस सिनेरियो में विद द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एम्बुलिस। हिस्ट्री में हो सकता है इमोबिलिटी की हिस्ट्री हो, HRT की हिस्ट्री हो, मेलिग्नेंसी और उसके मैनेजमेंट की हिस्ट्री हो। अगेन ऑफन टाइम्स एग्जामिनेशन पर जो लेग होती है ना विच इज़ स्वॉलन एंड पेनफुल, इट माइट appear to be erythematous, so you might think कि ये cellulitis है। Similarly sometimes वो completely pale होती है and sometimes वो cyanosed होती है। So there are particular words for when it is cellulitic, phlegmasia, my apologies, जब वो white होती है उसको हम कहते हैं phlegmasia albadolens, और जब वो cyanosed होती है then we call it phlegmasia ceruleus dolens, and figure 62.32 में they have shown phlegmasia ceruleus dolens, ठीक है। ऑलराइट, और इंडिकेट क्या चीज़ करते हैं, कितना ज़्यादा वीक प्रेशर है कि टिश्यू परफ्यूजन भी सही नहीं हो रही, विच इज़ वाई पेल है, वाइट है, और इन सर्टेन सिनेरियो साइनोटिक है, विच मीन्स कि सैचुरेशन कम हो रही है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन डीवीटी का रिलायबल नहीं होता, कुछ लोगों में फ़िज़िकल साइंस आपको मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा जब आप पिटिंग एडीमा के लिए चेक करें मैल्यूलस पर तो माइल्ड सा एडीमा बहुत ज़्यादा ना हो,
हो सकता है बीच में कुछ डायलेटेड वेन्स नज़र आ रही हो विच यू नो आर नॉट वेरिकोसिटीज़। एंड हो सकता है जब आप ट्रेस करें लेग की वेन्स को जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं तो आपको फीलिंग आए कि ये टेंडर है। दीज आर ऑल इफ, ज़रूरी नहीं है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि पिटिंग एडीमा हो। अगेन पिटिंग एडीमा इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक। टेंडरनेस बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ना हो, बहुत, और डायलेटेड वेन्स भी इतनी ऑब्वियस ना हो, ठीक है। सो यू डोंट रिलाई ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन अलोन, ठीक है। लेग पेन भी 50% पेशेंट्स में होता है, 50% में नहीं होता, ठीक है। सो अगेन इस सिम्टम पर भी आप 100% डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज 50% केसेस में इट वोंट बी देयर। एक साइन किया जाता, परफॉर्म किया जाता था इन द पास्ट, जो अब इट इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड। होमन साइन लिखा हुआ है, आई बेसिकली हाईलाइटेड इट इन ऑरेंज। उसमें ना जो फुट होता है ना, उसको डॉर्सिफ्लेक्स करते हैं विद द पेशेंट लाइंग डाउन फ्लैट, और जो फुट की डॉर्सिफ्लेक्शन है ना, उसकी वजह से पेन इलिसिट होता है काफ में, ठीक है। फुट को डॉर्सिफ्लेक्स किया जाता है जिसकी वजह से पेन इलिसिट होता है काफ में। दिस वॉज थॉट टू बी अ साइन ऑफ डीवीटी, बट ये स्पेसिफिक भी नहीं है, इसलिए हम इसको इलिसिट नहीं करते। बट नाम पता होना चाहिए कि होमन साइन किया किस में जाता था, डीवीटी में। ऑलराइट, तो जो क्रूशल पॉइंट्स हमने अभी तक रीच किए हैं वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिलायबल हो। कुछ नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि नॉन पिटिंग एडीमा है, पिटिंग एडीमा है माइल्ड, हो सकता है माइल्ड सी टेंडरनेस हो इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीप वेन्स, बट नथिंग एब्सोल्युटली ऑब्वियस। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेड एरिदीमा या पैलर या फिर साइनोसिस बहुत ऑब्वियस हो, ठीक है ना। ऑलराइट, टेंडरनेस भी 75% केसेस में होती है, लेकिन टेंडरनेस और बहुत सारी कंडीशंस में भी होती है। लो ग्रेड पायरेक्सिया भी हो सकता है। अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बुलेंस है तो सिम्टम्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, प्लूरेटिक पेन, चेस्ट में दर्द हो रहा है, खांसी के साथ खून आ रहा है और पेशेंट को सांस भी नहीं आ रहा। इसके अलावा साइंस भी हो सकते हैं, पेशेंट विजिबली साइनोस्ड है, ब्लू है, उसकी नेक वेन्स रेस्ड हैं, आपने ऑस्कल्टेट किया तो फिक्स्ड सेकेंड हार्ट साउंड है, एंड पैल्पेशन में प्लूरल रब है। इन्वेस्टिगेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है डीवीटी में। एक तो जो क्लिनिकल साइंस है ना, दे आर नॉट वेरी रिलायबल, दे आर क्वाइट नॉन स्पेसिफिक, दे आर नॉट नेसेसरीली ऑलवेज प्रेजेंट। दूसरी बात ये कि आप मैनेज कैसे करते हैं डीवीटी को, आप प्राइमरीली एंटी कोएगुलेंट्स देते हैं, ठीक है। एंड एंटी कोएगुलेंट्स के बहुत सारे रिस्क होते हैं एसोसिएटेड, सो वी टेंड नॉट टू गो फॉर इट। सो हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं यूजिंग वीनस ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ये एक मॉडिफाइड वेल्स क्राइटेरिया जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि डीवीटी है या नहीं। इट्स अ गुड आइडिया टेक अ लुक कि क्या स्कोरिंग सिस्टम है। अगर आईवी ड्रग अब्यूज़र है तो हम सीधा 3 स्कोर दे देते हैं, अगर पहले कभी डीवीटी हुआ है तो 1 स्कोर, अगर पिटिंग एडीमा प्रेजेंट है तो 1 स्कोर, अगर आपको सुपरफिशियल वेन्स नज़र आ रही हैं जो कि डायलेटेड है तो 1 स्कोर, अगर पूरा लिम्फ स्वॉलन है तो 1 स्कोर।